नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और पिछले कुछ 4-5 दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी अस्वस्थ चल रही थी, लेकिन आज से आपकी क्लास रेगुलर बेसिस पे होने वाली हैं। और यहाँ पर हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 की जो प्रीवियस सीरीज चला रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 21 सितंबर 2017 शिफ्ट 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या ध्यान से देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र को किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसको थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, थ्योरी ऑफ लॉस यानी हानि का सिद्धांत, या थ्योरी ऑफ प्राइस, या थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आपको अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो लाभ तो तब होगा जब हम किसी चीज़ को खरीदेंगे बेचेंगे, और हानि भी तभी होगी जब हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये डिपेंड करता है थ्योरी ऑफ प्राइस पर, यानी कि मूल्य पर, ठीक है। ये एक आपका किसी वस्तु या सेवा के लिए जो उचित मूल्य बिंदु निर्धारित करने के लिए जो मांग और आपूर्ति होती है उसकी अवधारणा का प्रयोग करता है। तो ये मूल्य सिद्धांत होता है थ्योरी ऑफ प्राइस। तो इसी को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, परिवहन किस आर्थिक विकास के क्षेत्र में आता है। तो मैंने भी आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, यानी कि जो आपका अर्थव्यवस्था है पूरी, ये 3 सेक्टर्स में डिवाइड है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। प्राथमिक जो क्षेत्र होता है इसमें आपके क्या आते हैं, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, जो यानी ऐसी चीज़ें जो हमको प्रकृति से प्राप्त होती हैं, ये आपकी किस में आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। और उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर की, इसमें वो चीज़ें आती हैं यानी एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है वो आपका किस में आता है, और उनके बाद जो रॉ मटेरियल हमको प्राप्त हो गया और उनसे जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं वो आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। और जो जितनी भी प्रकार की जो सेवाएँ हैं, ठीक है, चाहे बैंकिंग सेवाएँ हों, ठीक है, चाहे रेलवे सेवाएँ हों, या कितनी प्रकार की जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो, ये सब के सब आपके तृतीय क्षेत्र यानी टेरिटरी सेक्टर में आती हैं। तो सभी प्रकार की सर्विसेज, तो परिवहन भी एक प्रकार की यानी ट्रांसपोर्ट भी एक प्रकार की सर्विस है, तो ये भी किस में आएगी, टेरिटरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में आएगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को दर्शाता है। तो एक से अधिक स्तर, जैसे अगर हम अपने यहाँ की बात करेंगे तो अपने यहाँ पे जैसे क्या चलती है, डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो क्या यहाँ पे एक से अधिक स्तर होते हैं? आप लोग को सबसे अधिकतर लोगों ने इसका आंसर यही लगाया, डेमोक्रेसी। लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। फेडरलिज्म यानी संघवाद, राजशाही यानी मोनार्ची, और ऑटोक्रेसी यानी एकतंत्र। अगर हम एलिमिनेशन के ऊपर जाएं तो ऑटोक्रेसी क्या होती है, जहां पर एक लोगों की सरकार होती है, तो वो ऑटोक्रेसी हो गया, तो ये तो होगा नहीं आपका। और राजशाही मोनार्ची जहां पर एक राजा होता है, यानी ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास कन्फ्यूजन के लिए 2 ऑप्शन बचे हैं, एक बचा है संघवाद और एक बचा है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो लोकतंत्र तो सभी जानते हैं, जहां पर जो नेता होता है उसको पूरे जनता के समूह एक साथ चुनते हैं, वो डेमोक्रेसी होती है। अब जरा संघवाद की सही परिभाषा को समझते हैं। जो संघवाद होता है ये एक ऐसी यौगिक पद्धति है, इसको क्या बोलते हैं, यौगिक पद्धति या मिश्रित पद्धति भी कहा जाता है, जहां एक सामान्य सरकार को क्षेत्रीय सरकारों के साथ ही राजनीतिक व्यवस्था में मिला दिया जाता है। मतलब जो नॉर्मल सामान्य सरकार होगी और कहीं की अगर आपकी क्षेत्रीय सरकार है, ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट्स है, उन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। तो एक कई प्रकार के स्तर बन जाते हैं, एक बन जाता है छोटे स्तर पर, एक बन जाता है बड़े स्तर पर। तो इस प्रकार की जो सरकार होती है इसको फेडरलिज्म यानी संघवाद का नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ध्यान रखना, डेमोक्रेसी नहीं होगा, ऑप्शन बी फेडरलिज्म होगा इसका करेक्ट आंसर, और यही आपके एसएससी ने दिया था इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। सभी लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन, जो आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है, इसी को माना जाता है, क्या कौन सा संविधान आपका, इसी को माना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी सूक्ष्म संविधान के नाम से जाना जाता है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वर्धमान महावीर ने किस भाषा में शिक्षा दी थी। तो जो वर्धमान महावीर थे इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। इनके जितने भी आप अगर वो देखेंगे एजुकेशनल जो उनके द्वारा दिए गए उपदेश हैं वो सब के सब प्राकृत भाषा में दिए गए हैं, ठीक है। और गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो वो आपकी पाली भाषा में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो असहयोग आंदोलन था ये किस अवधि में गति प्राप्त हुआ, मतलब कब ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। 1921 से लेकर 1922 तक का जो समय है ये असहयोग आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा, और इसी में बहुत सारे जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम दिया गया। तो 1921 से लेकर 1922 का समय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है,
द मून दैट वी सी इन द स्काई इज, आकाश में जो चंद्रमा हम देखते हैं वह एक प्रकार का क्या है, सभी लोग जानते हैं क्या है, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है। क्योंकि ग्रह क्या होते हैं, ग्रह वो होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, और तारे क्या होते हैं, तारे ऐसी खुद की ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनमें खुद की ऊर्जा होती है, खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, उनको तारे कहते हैं। और सन एक प्रकार का स्टार है क्योंकि इसमें खुद की अपनी लाइट है, ठीक है। और जो उपग्रह होते हैं ये क्या करते हैं, ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं। तो जो चंद्रमा है वो जो कि पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, तो ये एक प्रकार का सैटेलाइट, और सैटेलाइट में भी कौन सा सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है। और यहाँ पर पहली बार कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, और किस मिशन के तहत गए थे, मिशन अपोलो के तहत गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, मिशन अपोलो गए थे। मिशन अपोलो के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचे गए थे, और कब हुआ था ये, 1969 की बात है ये, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर के बहती है, तो नील नदी है ये आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर बहती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये आपका इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला कॉन्टिनेंट देखेंगे ये आपका अफ्रीका है। कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है, ठीक है। तो ये जो आपको ये वाली नदी दिख रही है, ये वाली नदी ध्यान से अगर आप देखेंगे ये वाली जो नदी है यही आपकी नील नदी है। तो ये किस कॉन्टिनेंट से होकर बह रही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर के बह रही है। तो साथ साथ आप इसकी लंबाई भी आप याद रख सकते हैं, 6853 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसीलिए इसको सबसे लंबी नदी माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आप कुछ और भी जानना चाहें, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसकी, जो नाइजर नदी है यह पश्चिम अफ्रीका में बहती है, ठीक है, और तीसरी सबसे लंबी नदी है नाइजर नदी, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में से कौन से वर्ग में सबसे अधिक ऊर्जा केंद्रित होती है, तो फैट्स, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो फैट्स में होती है कंपैरिजन टू स्टार्च, प्रोटीन एंड विटामिन्स, ठीक है। फैट्स इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, पौधों की जो मुख्य जड़ है उसको क्या कहा जाता है, तो जड़ें कई प्रकार की होती हैं। तो मोनोकॉट्स सीड्स होते हैं, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री, ठीक है। उनकी अगर हम मेन रूट की बात करेंगे तो जो मेन रूट होती है, जैसे अगर ये वाली बात करेंगे, ये आपका प्लांट है और यहाँ से आपकी जो रूट है सीधी चली जा रही है, तो ये मेन रूट है, इसका नाम क्या है, टैप रूट है, और टैप रूट को ही कहा जाता है मूसला जड़। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही पौधे की मुख्य जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, रक्त और अंतराली द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान केवल किस में होता है, ठीक है। तो यानी कि द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टियल फ्लूइड ऑकर्स ओनली एट द, ये किस में होता है, आर्टरीज में होता है, कैपिलरीज में होता है, वेन्स में होता है। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आर्टरीज इसमें आपका क्या होता है, प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। और अगर हम वेन्स की बात करेंगे इसमें आपका इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। क्योंकि जो आर्टरी है इनको हिंदी में कहा जाता है धमनी, और जो वेन्स है इनको हिंदी में कहा जाता है सिरा, ठीक है। लेकिन एक आपकी ऐसी धमनी होती है जिसमें आपका इम्प्योर ब्लड बहता है, और एक आपकी ऐसी वीन होती है जिसमें आपका प्योर ब्लड होता है, उसको कहा जाता है पल्मोनरी। क्या कहा जाता है, पल्मोनरी इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में कहा जाता है उसको फुफ्फुस, ठीक है। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुसुरा ये आपके होते हैं, ये रिवर्स का काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है किसका, ब्लड का और इंटरस्टियल फ्लूइड का। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे वो इस वाले पार्ट में होता है, ब्लड और इंटरस्टियल फ्लूइड। तो ये किसका काम होता है, ये कैपिलरीज का काम होता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कोशिकाएं यानी कैपिलरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला थर्मोस्ट्रिक पदार्थ कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं, जैसे हम थर्मामीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ भरा होता है, मरकरी भरा होता है Hg, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80 यानी कि 80, और परमाणु भार होता है इसका 200.5 या 200 के समथिंग मान सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हीट फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ, यानी कि जो किसके अंतर के परिणाम स्वरूप ऊष्मा प्रभावित होती है, यानी ऊष्मा जो प्रभावित हो रही है, ऊष्मा प्रभावित के कई तरीके हैं, ठीक है। ये आपका कन्वेक्शन होता है, कंडक्शन होता है, रेडिएशन होता है, कई तरीके से जो आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे ये एक आपकी कॉयल है और इस कॉयल से इतने ऊपर ये हत्थे को पकड़े हुए है, तो यहाँ पर हत्थे को बिना टच किए जो हत्था है आपका गर्म हो रहा है। तो ये किस प्रकार की ऊर्जा के कारण हो रहा है, ये रेडिएशन के कारण होता है। जहाँ पर बिना कांटेक्ट के, बिना किसी मीडियम के ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुँच जाती है, उस प्रकार के ऊर्जा ट्रांसफर को कहा जाता है रेडिएशन, ठीक है। और अगर वहीं की बात करेंगे, जैसे अगर ये पानी उबल रहा है, ठीक है, पानी में यहाँ पे पानी को हीट प्राप्त हो रही है, तो यानी कि जो नीचे वाले गर्म मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ हल्के होकर गर्म होकर कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, भारी होने के कारण नीचे आ रहे हैं, और नीचे से फिर गर्म होकर के ऊपर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा का जो प्रभाव हो रहा है उसको कहा जाता है कॉन्वेक्शन, ठीक है। और कंडक्शन क्या होता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, यानी जो हत्ता है यहाँ पर ये गर्मी के कारण ये गर्म हो रहा है, और ये व्यक्ति जो हाथ से पकड़ा हुआ है ये एनर्जी धीरे धीरे उसको गर्म होना महसूस स्टार्ट करेगी। तो ये किस प्रकार का एनर्जी ट्रांसफॉरेशन है, कंडक्शन है, ठीक है। तो इस तीन प्रकार से हीट ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन तीनों में अगर आप ओवर देखेंगे कॉमन क्या है हीट ट्रांसफर के लिए, टेम्परेचर बहुत जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। GUI जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। ए प्रोटॉन इज आइडेंटिकल टू, यानी एक जो प्रोटॉन होता है ये किसके बराबर होता है, ये आपके हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है वह एक प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अल्फा कण क्या होते हैं। तो आपकी देखो केमिस्ट्री और साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं एमटीएस में, भर भर के आते हैं, क्योंकि 10th लेवल तक का आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो जो अल्फा कण होता है ये हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, हीलियम नाभिक को ही अल्फा कण कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रशोधन की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, यानी कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इसको क्या कहा जाता है। तो डेफिनेटली इसको क्या कहेंगे, जल्दी बताओ। इसमें आपके दो आपको कन्फ्यूजन दे सकते हैं। यहाँ पे देखो आपने देखा अपशिष्ट जल प्रबंधन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, और 99% लोगों ने यही इसका करेक्ट आंसर लगाया, लेकिन एसएससी ने इसको गलत माना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रशोधन की प्रक्रिया, यानी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट होता है कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, इसको सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा, ना कि फर्स्ट होगा, क्योंकि जो आपके एसएससी ने दिया वो उसका थर्ड आंसर दिया, ना कि पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो ये आपकी अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से जाना था, और ये लॉन्च कब हुई थी, एक्चुअली में 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी ये स्कीम आपकी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। तो आपको पता होगा परमाणु जो कि सबसे छोटा कण माना जाता है या एटम माना जाता है, इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में जो आपका एटम है यानी परमाणु है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ऊपर से तो सबसे बड़ा आपका आता है पदार्थ। ठीक है, इसको बोलते हैं मैटर। जो पदार्थ होता है ये किससे मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। और जो अणु है ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एटम। और ये माना जाता था कि परमाणु क्या है, सबसे छोटा कण है और इसको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाद में एटम को भी 3 भागों में बांटा गया। एक आपका बांटा गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका हो गया प्रोटॉन, और तीसरा आपका हो गया न्यूट्रॉन। ये 3 भागों में बांटा है। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, अगर रदरफोर्ड आपको ऑप्शन नहीं मिले तो गोल्डस्टीन भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि पहली बार जो संकल्पना दी थी प्रोटॉन की वो गोल्डस्टीन ने दी थी, और उसके बाद रदरफोर्ड ने इसको बेहतर तरीके से डिफाइन किया। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो जेम्स चैडविक ने, न्यूट्रॉन खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो जे थॉमसन ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर जाते हैं। 2016-17 की रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी। तो ये जब ये 2017 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है। तो आप इससे रिलेट करके वर्तमान में जितने भी प्रकार के जो गेम्स हुए हैं, जैसे वर्तमान में 2021-22 में जो आपकी ट्रॉफीज़ वगैरह हुई हैं, तो उनको आप उनके अंतर्गत आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसी बेसिस पर आपके बरंट का क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो 2016-17 उस समय गुजरात जीती थी आपकी टीम। ठीक है, रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर जाते हैं हम लोग। 21 क्वेश्चन नंबर क्या है, मधुबनी कलाकृति किस राज्य से शुरू हुई है। सभी लोग जानते हैं बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है। आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कला रत्न पुरस्कार 2017 के प्राप्तकर्ता कौन है। तो ये उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कला रत्न पुरस्कार उस समय मिला था अनुपम खेर को। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मेकिंग इंडिया ऑसम इस नामक इसकी पुस्तक के राइटर कौन है। तो जो मेकिंग इंडिया जो पुस्तक है इसके राइटर थे चेतन भगत। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, किस देश ने भारत जापान 2+10 संवाद की तर्ज पर भारत के साथ नई 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की स्थापना की है। ये उस समय 2017 का ही करंट का क्वेश्चन ये भी है। तो ये उस समय अमेरिका के साथ हुआ था ये समझौता। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो जैसे ये आपका भारत है और यहाँ पर ये श्रीलंका है, और इन दोनों को मिलाता कौन है, पाक जल संधि आपकी मैच करती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया आपने देखा होगा बांग्लादेश यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे बगल में इंडोनेशिया है आपका। ठीक है, और अगर म्यांमार की बात करेंगे तो ऊपर चले जाओ, यहाँ पे इसका म्यांमार मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम बांग्लादेश, तो ये पता ही बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सब के सब पूर्वी देश हैं हमारे। लेकिन यहाँ पे क्या गया दक्षिणी द्वीप में, तो यहाँ पे लक्षद्वीप का दक्षिणी द्वीप आपका दक्षिणी देश हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही जल्दी और कम समय में इन 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आगे आपको जो प्रैक्टिस मिलने वाली बहुत ही बेहतर तरीके से और अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ आपको अगला प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर और तैयारी अपनी बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।